नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको अनुच्छेद 370 पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हिंसक कलेश की वीडियो कुंजी दिखाएंगे, जहां विधायक किसी स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ते हुए नजर आए। बीजेपी के विधायकों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और 370 के बैनर दिखाकर जबरदस्त बवाल हुआ। अगली खबर टेरर फंडिंग के दोषी यासीन मलिक पर, जिसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में बैठी उसकी पत्नी ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है और कहा है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति ला सकता है। इसीलिए आज आपको दिखाएंगे जब यासीन मलिक आजाद था तो कश्मीर में शांति के लिए उसने क्या क्या किया। इसके बाद महाराष्ट्र में वोट पर हिंदू मुस्लिम वाला क्लेश देखेंगे। बीजेपी के विधायक नितेश राणे के एक वीडियो पर राजनीतिक शोले भड़क गए हैं। दावा है इस वीडियो में मस्जिद में मीटिंग हो रही है और एक मुश्त वोट की अपील की जा रही है। इस पर कैसे सत्ता का क्लेश शुरू हो गया है ये भी दिखाएंगे। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को केवल भारत ने ही नहीं पूरी दुनिया ने अपनाया है। एक बड़ी खबर मुंबई से, जहां बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने धमकी देने के आरोप में फैजान खान नाम के आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। हालांकि फैजान का दावा है कि कॉल उसके चोरी किए गए फोन से किया गया था। इसके बाद सत्ता में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एआई वकील के बीच का दिलचस्प संवाद दिखाएंगे। आज राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर जब मुख्य न्यायाधीश ने एआई वकील से मृत्युदंड वाला सवाल किया तो क्या जवाब मिला ये भी देखिएगा। और एक बड़ी खबर ये कि केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना अब दोगुना कर दिया है। जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अब 5,000 से 30,000 तक कर दिया गया है, जो पहले 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक था। सत्ता की शुरुआत आज 2 ऐसी खबरों से करते हैं जिसके केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर है। पहली खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की है। यहां कब्र में दफन हो चुके अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए कुछ अलगाववादी समर्थक नेता एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए दिखे, जिसके कारण विधानसभा में हिंसक हंगामा हो गया। दूसरी खबर आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक की है, जिसकी पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर उसके पति को रिहा कराने में मदद की अपील की है। एक एक कर दोनों खबरों पर सत्ता की विस्तृत कुंजी आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की, जहां के नेता आज स्ट्रीट फाइटर की तरह एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें ऐसी थी जैसे किसी गली मोहल्ले में मारपीट हो रही हो। माननीय विधायक एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे और धक्का मुक्की हो रही थी। इस सब की वजह है अनुच्छेद 370 के लिए रह रहकर उमड़ने वाली मोहब्बत। जम्मू कश्मीर के लंगेट से एक विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख। ये माननीय विधायक आतंकी फंडिंग के मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। आज सदन में ये एक पोस्टर लेकर आए थे जिसमें लिखा था कि वो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। अपनी जगह पर खड़े होकर वो ये पोस्टर दिखा रहे थे। बीजेपी विधायकों को ये बात अच्छी नहीं लगी। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। उसके बाद बीजेपी के बाकी विधायक नारे लगाने लगे। वो बैनर लहराने वाले खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर को छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन, वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। फिर दोनों तरफ से धक्का मुक्की, छीना झपटी हुई। एक बीजेपी विधायक ने आर्टिकल 370 बहाली वाला पोस्टर ही फाड़ दिया। इस मारपीट के दौरान कुछ बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया। इसमें 3 विधायकों को चोट लग गई। हालांकि इसके बाद भी नारेबाजी होती रही तो स्पीकर को यह कहना पड़ा कि ये विधानसभा है, मछली बाजार नहीं है। सदन के अंदर हुए हंगामे पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर इस पूरे राजनीतिक चक्र पर एक छोटी सी सत्ता की कुंजी भी आपको दिखाएंगे।
दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अनुच्छेद 370 की वापसी कराने और ये कहते हुए दिखाने के लिए वहां की स्थानीय पार्टियों में एक रेस दिख रही है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जनता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो 370 की वापसी के लिए काफी सक्रिय हैं और इसके लिए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने बिना इजाजत के प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके बाद कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहल पर जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया और अब आज सांसद इंजीनियर राशिद के विधायक भाई खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की वापसी का बैनर विधानसभा के अंदर लहरा दिया। अब इस पर राजनीतिक क्लेश हो रहा है। सदन के अंदर बाहुबल दिखाकर अब नेताजी बयानवीर बन गए हैं। हालांकि बीजेपी का स्टैंड इस मुद्दे पर आक्रामक और स्पष्ट है। वो कह रही है कि किसी कीमत पर 370 की वापसी नहीं होगी। भाजपा वाले गुस्सा हो गए और कौन गुस्सा होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर ये टेबल हो या ना हो, लेकिन कम से कम हम हिस्ट्री के लिए, तवारीख के लिए, कि कल को तारीख हमें जो है कहीं जुर्मदार ना ठहराए, हमने जो है ये रेजोल्यूशन भी टेबल की और हमने बैनर पे भी जो है असेंबली के अंदर रिकॉर्ड रखने के लिए जो है हमने लोगों के एस्पिरेशंस को वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आज हम अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, जो हॉनरेबल स्पीकर जो हैं उन्होंने नहीं रखने दिया। ही ऑर्डर द मार्शल्स और मार्शल्स ने उनके ऑर्डर पे, उनके रिहर्स पे हमारे साथ मिसबिहेव किया, मैन हैंडलिंग की, मसल पावर यूज की, जिसकी वजह से ये इंजरीज हुई हैं। मैं यहाँ से आपके माध्यम से ये मैसेज दे देना चाहता हूँ, ये तो आज छोटी इंजरी हुई है। ये सिर्फ मजमा लगाने आए हैं, ये लोगों की बात करने नहीं आए और हम हमदर्दी से चाहते हैं कि हम लोगों का काम करें। एज अ कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी कर, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढूंढ गए, सब ड्रामा। सिंपल डिमांड जो 4 अगस्त को था, हमें वो एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के हंगामेदार दृश्य के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के प्रमुख और आतंकी फंडिंग मामले में दोषी यासीन मलिक की बात करते हैं, जिसे रिहा कराने के लिए पाकिस्तान से एक चिट्ठी आई है। पाकिस्तान में यासीन मलिक की पत्नी है मुशाल हुसैन मलिक। उन्होंने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। मुशाल हुसैन मलिक ने इस पत्र में अपने पति को बेकसूर बताते हुए उनसे यासीन मलिक का मामला संसद में उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से यह भी कहा है कि वो यासीन मलिक की रिहाई के लिए प्रयास करें, क्योंकि उनका मानना है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में योगदान दे सकते हैं। पाकिस्तान में बैठी हुई मुशाल हुसैन मलिक को अचानक जम्मू कश्मीर की शांति की इतनी चिंता होने लगी है कि वो देश के नेता विपक्ष से अपने शौहर की रिहाई की अपील करने लगी। मुशाल हुसैन मलिक ने सोशल मीडिया पर जो पत्र पोस्ट किया, उसमें लिखा कि यासीन मलिक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। यासीन मलिक को आईसीयू में ट्रांसफर करने की जरूरत है। यासीन की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। दरअसल टेरर फंडिंग केस में दोषी ठहराया गया यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए 2 नवंबर से भूख हड़ताल पर है, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठी उसकी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को पति की चिंता हुई और उसने एक पत्र राहुल गांधी को लिख दिया। मुशाल की इस चिट्ठी में बीजेपी को अपने लिए राजनीतिक लाभ का अवसर दिख रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से तीखे सवाल किए हैं। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां जो बोला वो आप खुद सुनिए। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा
कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? वो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? राहुल गांधी ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के ही दौर में हमारा कश्मीर जल रहा था। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीरी पंडितों के पलायन करने की नौबत आई थी। राहुल गांधी जी के ही दौर में कश्मीर में नौजवानों पे पैलेट गन चलाई गई थी। राहुल गांधी जी के दौर में कश्मीर के नौजवानों से रोजगार छीना गया था। इसीलिए वो राहुल गांधी के पास गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट नहीं है। तो हम कभी अलगाववाद के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हमेशा बांटने की राजनीति करती है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। देखिए, कोई भी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो उसका ऑफिस या वो लीडर एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि क्या है कंटेंट, उसका क्या है। मेरे नोटिस में ना, मैंने अभी ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ। अगर वो जब मैं पढ़ूंगा उसको कि क्या कंटेंट है, उसके बारे में इस पर रिएक्शन दूंगा। उनकी उम्मीद राहुल गांधी के साथ ही है, मुशाल मलिक की, तो वो उन्हीं को लिखेंगे। और ये उनके भी जिसे कहते हैं कैरेक्टर को, चेहरे को दोहराता है। ये आतंकवादियाँ जो अपनी सेहत का जिसे कहते हैं हालचाल उनको बताते हैं, ये अपने आप में चिंतनीय है, निंदनीय भी है। और आज कांग्रेस एक्सपोज्ड है, जिसे कहते हैं जनता के सामने। इस यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में रहती हैं और मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का दावा करती हैं। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व सहायक भी रह चुकी हैं, यानी पाकिस्तान में उनका ग्राफ काफी ऊंचा है। लेकिन अपने पति यासीन मलिक के लिए निवेदन पत्र लिखने के दौरान वो यासीन की पुरानी कुंडली का रिवीजन करना भूल गए, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियां बड़े करीने से दर्ज हैं। जिस व्यक्ति के लिए वो रहम मांग रही हैं, उसके इतिहास पर मासूमों के खून के छींटे हैं। यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस मामले में यासीन पर आरोप थे कि उसने आतंकवाद फैलाने के लिए अलग अलग देशों से फंड इकट्ठा किया। 2016 में आतंकी बुरहान वानी मारा गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ गया। बड़े पैमाने पर कश्मीर में आतंकी हमले होने लगे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की। इस जांच में ये पता चला कि अलगाववादी ताकतें टेरर फंडिंग के लिए पैसे जमा कर रही थी। ये पैसे कश्मीर की आजादी के नाम पर जुटाए जा रहे थे। 2016 में ही एनआईए ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह दावा किया कि यासीन मलिक ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिलाया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और यासीन मलिक को आतंकवादी संगठनों के जरिए फंडिंग हुई। करीब 4 वर्षों के ट्रायल के बाद 2022 में कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन मलिक पर अलग अलग दौर में जो आरोप लगे हैं, उन्हें देखने के बाद कोई ये तो नहीं कह सकता कि वो कश्मीर घाटी की शांति का रखवाला है। 1989 में यासीन मलिक पर न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या का आरोप लगा, जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। इसी वर्ष 1989 में देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण करने का आरोप यासीन मलिक पर लगा। 1990 में रावलपोरा में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या का आरोप भी लगा। और फिर 2016-2017 में टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को जेल पहुंचा दिया गया। मुशाल हुसैन मलिक का अपने पति यासीन मलिक की सेहत के लिए परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन जिस व्यक्ति का इतिहास खून से लाल रहा है, उसे शांति का दूत वही बता सकता है जो श्रीनगर से करीब 167 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठा हो। मुशाल हुसैन मलिक खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताती हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये कभी सोचा है कि उनका पति जिन निर्दोष लोगों का खून बहाने की वजह बना, उनके भी तो मानवाधिकार होते हैं। सत्ता में अब उस हंगामेदार वीडियो की ओर बढ़ते हैं जो प्रयागराज से आया है। इसमें मारपीट भी है, मतभेद भी है और गुटबाजी भी है। इसकी पूरी कहानी यह है कि आज प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से महाकुंभ 2025 को लेकर बैठक बुलाई गई थी। अखाड़ों के भूमि निरीक्षण से पहले 13 अखाड़ों के साधु संत बैठक के लिए मेला प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचे थे। इसी दौरान निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास से किसी बात पर एक साधु का झगड़ा हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई।
बताया जा रहा है कि यह झगड़ा अखाड़ों के दो गुटों के साधु संतों के बीच हुआ है। एक गुट बैठक के दौरान हर हर महादेव के नारे लगा रहा था। इसी को लेकर दूसरे गुट के साधु संत नाराज हो गए थे और मारपीट करने लगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी अखाड़ों के दो गुटों में बंटे होने को लेकर चिंता जताई गई थी। कहा गया था कि आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा, सारे मतभेद सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन ये कितना ठीक हुआ है, इसका अंदाजा इस वीडियो से भी लगाया जा सकता है। महाकुंभ को लेकर बुलाई गई बैठक में अखाड़ों के दो गुटों का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। सत्ता में अब बात करते हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र की, जहां पर वोट के लिए हिंदू मुस्लिम क्लेश शुरू हो गया है। आज से सिर्फ 13 दिन बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, विवादित बयानों, हिंदू मुस्लिम चिंगारियों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे से इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक वीडियो, ट्वीट सामने आ रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत हुई एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बयान से। कल अमरावती में उन्होंने कहा था कि हिंदू बिखरे हैं, सिर्फ दंगे के समय ही साथ आते हैं, जबकि मुस्लिम एमबीए को एक मुश्त वोट देने के लिए मस्जिदों से फतवे निकाल रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें देखने को मिला है कि कैसे हिंदुओं के वोट बिखर जाते हैं। इसके बाद आज बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने एक वीडियो वाला प्रहार किया, जिसमें दावा किया गया कि एक मुश्त वोट वाली यहां चर्चा हो रही है। राज ठाकरे ने कल यह भी कहा था कि अगर वो सत्ता में आ गए तो एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं दिखेगा। आज राज ठाकरे के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। ये क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी पूरी कहानी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले वो वीडियो दिखाते हैं जो महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम वाली चुनावी आग में घी की तरह काम कर रहा है। इसकी चर्चा पिछले कई घंटों से हो रही है। ये वीडियो आज से 2-3 दिन पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो को आज सुबह 8:29 पर बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, हिंदू विरोधी सेना। इस वीडियो में एक कमरे में मुस्लिम समुदाय के कई लोग दिख रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने पर चर्चा चल रही है। नितेश राणे का दावा है कि ये मीटिंग मस्जिद के अंदर चल रही थी। दावा है कि इसमें शिवसेना यूबीटी के 2 नेता सुनील प्रभु और सचिन अहीर शामिल थे और इनके सामने मुस्लिम समुदाय के लोग एक मुश्त वोट पर चर्चा कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो की पूरी कहानी और इस पर नितेश राणे ने क्या कहा है, ये देखिए। मकसद को लेकर हम लोग सारे जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और उसके अतलाफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सब जगह पे लगभग उलमाए किराम, इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं। आप जरा ये फिक्र लेकर आए। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस मुल्क को हमारे सबके बाप दादाओं ने मिलकर कुर्बानी देकर जान माल सलाहियतें लगाकर पीढ़ियाँ कुर्बान करके सूली पर लटक कर उन लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, आज उस मुल्क में खास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट हैं, वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है, हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है। इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। इसलिए महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने
ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसका करारा जवाब ये 20 नवंबर को देना चाहिए। राज ठाकरे के बयान के दो हिस्सों पर राजनीतिक पारा हाई है। पहला हिस्सा मुसलमानों के एक मुश्त वोट वाला है और दूसरा हिस्सा सत्ता में आने पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने वाला है। एक मुश्त वोट वाले बयान पर आज नितेश राणे ने जहां वीडियो बम फोड़ा, वहीं लाउडस्पीकर वाले बयान के बाद जबरदस्त जुबानी चिंगारी देखने को मिल रही है। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमधनं फतवे काढायला लागलेत। की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया डूबने जा रही है, तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है। हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। आम्ही मराठी म्हणून कधी विचार करत नाही, आम्ही हिंदू म्हणून कधी विचार करत नाही। हिंदू हा फक्त दंगलीत हिंदू असतो। दंगल संपली की तो जातीत जातो। मुसलमानों को 70 साल तक बेवकूफ बना के रखा कांग्रेस ने, बेवकूफ बनाया मतलब वोट बैंक। ये राहुल गांधी और उसके जो बाकी लोग जाति 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 करते रहते हैं, ये देश को जाति और धर्म में बांटना चाहते हैं। देखिए, इस चुनाव में राज ठाकरे की क्या अहमियत है ये महाराष्ट्र की पूरी जनता को मालूम है। सिर्फ ये मैदान में उतरे हैं और तरह तरह की बातें और तरह तरह के चैलेंज करने की, उनको पता है कि उनकी हैसियत कहाँ तक है। मैंने मुसलमानों के बारे में जो आतंकवादी मुसलमान है इसका मैंने कड़ा विरोध किया है, लेकिन देश पर प्रेम करने वाले मुसलमान है, भारत के संविधान पर प्रेम करने वाले मुसलमान है, हिंदुओं के साथ भाईचारा मजबूत करने वाले भी मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमानों का विरोध करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में क्लेश का राउंड 3 भी आपको दिखाते हैं, जो AIMIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी और बीजेपी नेता नितेश राणे के बीच है। पहले नासिर सिद्दीकी ने मस्जिद में घुसकर मारने वाली बात का जवाब दिया। उसके बाद नितेश राणे ने भी उसी भाषा में पाकिस्तान और तालिबान का नाम लेकर धमकी दी। 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। त्याला पहिले घरात स्वस्त झोपायला सांग, नाहीतर स्वप्नात पण येऊन नितेश राणे तुला नागडा करून मारेल। मला त्या हिरव्या सापाला तेवढं कळून ठेव, तुझ्या लायकी आणि अवकादीच्या अनुसार आमच्या महाराष्ट्रात आणि आपल्या देशामध्ये थोबाड उघडायची। एवढं मी ह्या MIM वाल्यांना सांगेन की पाकिस्तानच्या आणि तालिबानच्या एजंट लोकांनी आम्हाच्यावर वाकड्या नजरेने बघितलं ना, तो 2 पायावर परत घरी जाणार नाही आपल्या अब्बाकडे, हे लक्षात ठेवा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति क्यों हो रही है, आखिर इसके पीछे सभी नेताओं का राजनीतिक लोभ क्या है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुल मुस्लिम आबादी 1.3 करोड़ है। मुस्लिम वोटर की बात करें तो इनकी संख्या 11.56% है। यहाँ 38 ऐसी विधानसभा सीट हैं जहाँ 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 9 ऐसी सीट हैं जहाँ 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम वोट वाली राजनीति हो रही है। ध्रुवीकरण वाला एजेंडा चल रहा है। देखना सिर्फ यह है कि महाराष्ट्र की जनता नेताओं के इस एजेंडे को कितनी गंभीरता से लेती है। अब तक आपने सुप्रीम कोर्ट में हुई कई तरह की जिरह के बारे में सुना होगा। अलग अलग मामलों में चीफ जस्टिस के सवाल और वकीलों की दलीलें भी देखी होंगी।
लेकिन आज हम आपको एक ऐसा संवाद दिखाने जा रहे हैं जो बहुत विशेष है, क्योंकि ये संवाद हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए एक वकील के बीच। सही सुना आपने, एक वकील जिसे AI के जरिए बनाया गया है। आज इसी AI वकील से चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल किए, जिस पर हम आपको एक वीडियो कुंजी दिखाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव का उद्घाटन किया गया। इस म्यूजियम में एक AI वकील का सेटअप तैयार किया गया है, जिससे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक सवाल पूछा और जो जवाब AI वकील की तरफ से मिला उसे सुनकर चीफ जस्टिस हंसने लगे। जस्टिस चंद्रचूड़ का सवाल था, क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? इस पर AI वकील ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Is the death penalty constitutional in India? Yes, the death penalty is constitutional in India. It is reserved for the rarest of rare cases as determined by the Supreme Court, where the crime is exceptionally heinous and warrants such a punishment. भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और AI वकील के सवाल जवाब के बाद TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एडवोकेट से कुछ प्रश्न किए। हमारे संवाददाता ने AI वकील से पूछा, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इस पर क्या जवाब मिला, ये भी देखिए। मैं इनसे सवाल पूछूंगा और जाहिर है कि जिस तरह से इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जवाब दिया था, मेरे सवाल का भी जवाब वो देंगे। इसकी प्रक्रिया ये है कि यहाँ पर एक माइक है, इस माइक में एक बटन है, इस बटन के जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। How many articles in Constitution of India? I don't have the exact number of articles in the Constitution of India. However, I can share some information based on the cases I've worked on involving specific articles. If you're interested in that, feel free to ask. What is Article 14 of Constitution of India? Article 14 of the Constitution of India is a fundamental right that guarantees equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. It essentially means that no person shall be denied equality or discriminated against by the state. पूरी तरह से डिजिटली मॉनिटर किया गया है सभी चीज़ों को और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना के बाद से जो जजेस हैं उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर जो भारत के महान ज्यूरिस्ट रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। सत्ता में अब हम आपको भारतीय सेना के नए बाहुबली से मिलवाते हैं, जिसकी कद काठी ही आतंकियों के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी है। इस बाहुबली के पास 2.5 किलो का हाथ तो नहीं है, लेकिन इसका वजन 2500 किलो है, जिससे ये आतंकी साजिशों को रौंदने का काम करेगा और जम्मू कश्मीर से फिर आतंकी उठेंगे नहीं बल्कि उठ जाएंगे। देश के रखवाले जम्मू कश्मीर में जिस बाहुबली के साथ आतंकियों का संहार करने के लिए तैयार हैं, उसका नाम है ATOR N-1200। चाहे आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो या आतंकियों को मिट्टी में मिलाना हो, चाहे बर्फ हो या पानी, बड़े बड़े पत्थर या फिर रेगिस्तान या बड़ा बड़ा दलदल, भीमकाय टायर वाला ये ATOR ना तो रुकेगा और ना ही थकेगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का भी बाहुबली है। ATOR N-1200 की सबसे खास बात यह है कि यह वाहन जमीन के साथ पानी पर भी चलने में सक्षम है। ATOR यानी बर्फ और कीचड़ के साथ साथ रेत पर भी चल सकता है। आतंकी ऑपरेशन में जिस ATOR को इस्तेमाल किया जाएगा उसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें 2 लीवर दिए गए हैं जिससे इसके पहियों को कंट्रोल किया जाता है। ये 1200 यानी 1200 किलोग्राम तक का भार उठाने की क्षमता रखता है और -40 से -45 डिग्री के तापमान में भी इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें एक बार में 9 जवानों के बैठने की क्षमता है। हम आपको इस पर एक छोटी सी वीडियो रील भी आइए दिखाते हैं।
लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कई ऑपरेशन भारतीय सेना और सुरक्षा बल चला रहे हैं। वहीं लगातार भारतीय सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे नई जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया व्हीकल जिसका नाम है अटोर। ये स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल है और इसकी अगर बात की जाए, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे पायलट और को पायलट बैठ सकता है। ये पूरी तरीके से ब्लड प्रूफ गाड़ी है और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये पानी में भी चल सकती है, ये ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी चल सकती है, ये स्नो बॉन्ड जैसे इलाकों में भी चल सकती है।